अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो शुरू है उसका लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारे इस लेक्चर नंबर 4 का जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स जूल। क्या नाम है इनका? जेम्स जूल। जेम्स जूल ने एक हमको रिलेशन बताया, उस रिलेशन के ताल्लुक से हमको डिस्कस करना है। इन्होंने बोला कि जो भी हम कोई मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो काम करना मतलब वर्क डन जो होगा वो हम उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उस मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द मैकेनिकल वर्क, उस वर्क डन के दौरान में जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वर्क डन और हीट के दरमियान में एक रिलेशन इन्होंने बताया जो इस तरह से होता है बच्चों, W इज इक्वल्स टू J मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, एक एक चीज़ करके मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर W जो है बच्चों वो है मैकेनिकल वर्क डन। W क्या है यहाँ पर? मैकेनिकल वर्क डन, मतलब ये वो काम है जो हम कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क डन। H जो है वो है हीट, कब प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, ये हीट कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द मैकेनिकल वर्क डन। और जो J बच्चों यहाँ पर है जिसे कहा जाता है, J जो होता है एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसे क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये रिलेशन मैकेनिकल वर्क डन के दौरान में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके लिए जेम्स जूल ने जो रिलेशन आपके सामने दी है वो इस तरह से है, W इज इक्वल्स टू J मल्टीप्लाई बाय, जहाँ पर W जो है वो मैकेनिकल वर्क डन है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन, ओके। और जो यहाँ पर H है हीट है जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द मैकेनिकल वर्क डन, और J जो है कांस्टेंट है जिसे क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ। ठीक है बच्चों, उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, जो हमारा सबसे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास में लॉ आ रहा है, इस लॉ का नाम है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको ये बताता है कि मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है, ये हमारे पास में एक सिस्टम है। हमको थर्मोडायनामिक सिस्टम समझता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। हम इस सिस्टम को जो हीट देते हैं, मान लीजिए हमने सिस्टम को हीट Q दी। कितनी हीट दी? Q, ओके, Q हीट दी हमने। तो जब हम इस सिस्टम को Q हीट देते हैं तो ये सिस्टम क्या करता है? ये जो इसको गिवन जो हीट है, मान लीजिए हम इसको यहाँ से, ये जो Q है ये 1000 जूल देते हैं। कितनी देते हैं? 1000 जूल। तो सिस्टम को हमने जो हीट दी, तो सिस्टम क्या करता है बच्चों? इस हीट का दो तरीकों से इस्तेमाल करता है। हम जानते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाई की किस्म है। तो तवानाई की ये जो किस्म है, मान लीजिए हमने 1000 जो इसको हीट एनर्जी दी, तो ये क्या करता है? इस हीट का दो तरीकों से इस्तेमाल करता है ये सिस्टम। सबसे पहला क्या इस्तेमाल करता है? ये डेल्टा U क्रिएट करता है। डेल्टा U क्या है? डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो जो इसको हीट दी जाती है इस सिस्टम को, ये सिस्टम क्या करता है कि अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? इंटरनल एनर्जी को। ये इसका सबसे पहला काम है। और बच्चों, जो रिमेनिंग हीट बाकी रह जाती है, मान लीजिए इसने अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए ना 800 जूल का इस्तेमाल किया, तो अभी कितनी जूल बच गई? 200 जूल। जो रिमेनिंग जो हीट है, ठीक है, जो बची है, जो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो रिमेनिंग जो हीट बची है, तो उस हीट वो जो हीट होती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। किसमें लॉस होती है? इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। वर्क डन कहाँ होता है? तो जो हीट होती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन फॉर इट्स सराउंडिंग, मतलब ये अपने सराउंडिंग के साथ में जो वर्क डन करता है, तो वो वर्क डन ये कितना होता है? W। और उसके लिए जो हीट लगती है, मान लीजिए वो हीट थी आपकी 200 जूल, तो हमारे पास में 800 प्लस 200 कितना हो गया? 1000। मतलब हमने सिस्टम को 1000 जूल हीट एनर्जी दी। तो इस सिस्टम ने क्या किया? उसका दो तरीकों से इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया, मतलब इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, अपनी अंदरूनी तवानाई को बढ़ाता है। और दूसरा काम यह है कि जो रिमेनिंग हीट होती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क डन के लिए इस्तेमाल होती है। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन टू द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम के साथ में क्या करता है? वर्क करता है। ये इसका
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल। देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम, मतलब जब भी सिस्टम के साथ में Q हीट एडेड की जाती है, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा U। तो क्या होता है, उसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एंड वाइल द रिमेनिंग एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो बाकी की जो एनर्जी रहती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क डन करने के लिए ऑन सराउंडिंग, किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो भी हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम उसका इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। सबसे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, और जो बची हुई तवानाई है उस बची हुई तवानाई का इस्तेमाल वो बैरूनी काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखे हम, किसी भी निज़ाम को जो हरारती तवानाई दी जाती है उस हरारती तवानाई का इस्तेमाल वो दो तरीकों से करता है। सबसे पहला अपने अंदरूनी तवानाई को बढ़ाता है और बची हुई तवानाई का इस्तेमाल बैरूनी काम करने के लिए करता है। मतलब किसी भी सिस्टम को जो हम एक्सटर्नल हीट देते हैं तो उस हीट का इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। फर्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले अपने सिस्टम जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और दूसरा क्या करता है, मैकेनिकल वर्क डन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और उसके बाद अतराफ के साथ में क्या करता है, मैकेनिकल वर्क डन। तो इसको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ है जो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आता है कि हम किसी भी सिस्टम को जो हीट देते हैं, ठीक है, वो हीट का इस्तेमाल सिस्टम दो तरीकों से करता है। सबसे पहला है अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और दूसरा काम ये है कि एक्सटर्नल वर्क डन करता है। इतना आपको याद रखना है। तो फिर अब हम इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए हमने इसको हीट दी थी, तो हीट कितनी दी थी, Q। इसका इस्तेमाल इसने कितने तरीकों से किया, दो तरीकों के लिए। सबसे पहले तो डेल्टा U, मतलब क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया, प्लस जो बची हुई एनर्जी थी उसका क्या, उससे क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन। तो मतलब हमारे पास में मसावत क्या बन गई, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ये जो रिलेशन है बच्चों, इसे कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है उसका इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। सबसे पहले अपने अंदरूनी तवानाई को बढ़ाता है और बाद में मैकेनिकल वर्क डन करता है, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन करता है। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ये है आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया हो और अंग्रेजी में भी आपके साथ में एक्सप्लेन कर दिया हो। अब यहाँ पर देखिए एक बात हमको समझना है, कुछ केसेस हमको डिस्कस करने हैं। केस फर्स्ट में क्या है, अगर हम हमारे सिस्टम में Q हीट को ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम में हमने क्या किया, Q हीट को हमने ऐड किया, लेकिन अगर इस दौरान में अगर एक्सटर्नल वर्क डन अगर जीरो, ठीक है, Q को हमने ऐड किया लेकिन अगर एक्सटर्नल वर्क डन अगर जीरो हो तो ये मसावत क्या बन जाएंगी, मसावत बन जाएंगी Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U, और वर्क डन कितना है बच्चों, जीरो। इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम को जो हीट एनर्जी दी जाती है तो सिस्टम अगर एक्सटर्नल वर्क डन अगर जीरो है तो सिस्टम क्या करता है, उस तवानाई का पूरा इस्तेमाल उस तवानाई का पूरा इस्तेमाल अपनी अंदरूनी तवानाई को बढ़ाने के लिए करता है। मतलब जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। इज इट क्लियर? मतलब अगर वर्क डन जीरो है तो जितनी भी हीट दी जाती है पूरी की पूरी हीट काय में खर्च होती है, तो आंसर है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम अपने अंदरूनी तवानाई को उससे बढ़ा लेता है। ठीक है, केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या होगा समझिए। केस सेकंड में ये होगा बच्चों कि अगर हमने ना कि जो है हमारा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसमें ना हमने हीट को ऐड नहीं किया, हीट जो है हमारे पास में थर्मोडायनामिक सिस्टम में ऐड नहीं हुई, ऐसे समझ के चलिए। हीट इज नॉट इक्वल टू ऐड, मतलब हमने हमारे सिस्टम में कोई हीट ऐड नहीं की लेकिन फिर भी एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। इसको समझिए, हमने हमारे सिस्टम को किसी भी किस्म की हीट नहीं दी लेकिन फिर भी वर्क डन हो रहा है। सवाल यह है कि वर्क डन क्यों होता है, तो आंसर है कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि वो अपने आप को अपने वॉल्यूम को बढ़ाए। तो अगर कोई सिस्टम अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है लेकिन एक्सटर्नल जो हीट जो हम उसको देते थे वो हीट की वैल्यू जीरो है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने जो सिस्टम को हीट दी वो क्या है, जीरो, लेकिन फिर भी सिस्टम क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है अपनी इंटरनल एनर्जी को अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। हमने हीट कितनी दी, जीरो, मतलब सिस्टम को कोई हीट नहीं दी गई है लेकिन फिर भी सिस्टम क्या करता है, अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है। अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है मतलब उसको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क डन जो कर रहा है, हमने तो हीट जीरो दी लेकिन फिर भी सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बताएगा, तो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। हमने हीट कितनी दी बच्चों, जीरो, यहाँ पर रखिए डेल्टा U प्लस W, यानी कि हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ W। हमने क्या लिखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ W। यहाँ पर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि हमारे सिस्टम की जो हीट है, जो एक्सटर्नल हीट हम देते थे वो क्या है, जीरो, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ W। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। ये केस सेकंड। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी मसावत फिर क्या बनेगी, तो हमारी मसावत बनेगी बच्चों Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस ऑफ, देखिए तो
तो हम प्लस डब्ल्यू की जगह क्या रख देंगे, माइनस ऑफ डब्ल्यू, मतलब Q इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डब्ल्यू। और हम इसको ये माइनस अगर है तो इसको इधर लाकर प्लस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम को जो हीट दी जाती है, ठीक है, ये हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन। ओके, मतलब सिस्टम को जो भी हीट दी जाती है, सिस्टम का जो हीट है वो एक तो किसके बराबर होता है, द हीट इज गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द मैकेनिकल वर्क डन। ओके, सिस्टम को जो भी हीट दी जाती है वो किसकी मसावी होती है, तो वो जो मसावी होती है वो इंटरनल एनर्जी का तब्दीली और जो मैकेनिकल वर्क जो होता है उसके डिफरेंस के, यानी कि उसके तफरीक के मसावी होता है। ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड द मैकेनिकल वर्क डन। ओके, ये मसावत आपके पास में आ चुकी है। तो ये है आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किसी भी सिस्टम को जो हम हीट देते हैं वो इसका इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। सबसे पहले तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, अपने अंदरूनी तवानाई को बढ़ा लेता है, और दूसरा जो है वो मैकेनिकल वर्क करता है, ओके, अपने सराउंडिंग के साथ में। फिर हमने इसकी इक्वेशन लिखी, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पर Q जो है हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W जो है मैकेनिकल वर्क डन। दो केसेस देंगे, अगर सिस्टम में हीट ऐड करे और वर्क डन अगर जीरो हो तो Q किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के। मतलब सिस्टम को जितनी भी हम हीट देते हैं पूरा हीट का इस्तेमाल काहे के लिए करता है, अपनी अंदरूनी तवानाई को बढ़ाने के लिए। अगर सिस्टम में हम एक्सटर्नल हीट ऐड ना करें लेकिन फिर भी सिस्टम अगर वर्क डन करे अपने वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, तो उस दौरान में डेल्टा यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू के, यानी Q इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डब्ल्यू। यानी सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो किसके बराबर होता है, द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन। ओके, हमेशा याद रखिए जहां पर भी यहाँ इस चैप्टर में डेल्टा आएगा उसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल भी देखिए, इस सिस्टम को हमने 1000 जूल हीट एनर्जी दी तो उसने उसका इस्तेमाल दो तरीकों से करा। 800 जूल का इस्तेमाल काय के लिए किया, अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, और 200 जूल का इस्तेमाल काय के लिए किया, तो आंसर है वर्क डन करने के लिए। और ये जो था ये किसके लिए था, ये था डेल्टा यू के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ताल्लुक से। तो टेक अ स्नैपशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मुनसिर है, हमारे नोट्स में एक नोट करके है जो हमको डिस्कस करना है अभी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, Q इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो उसका इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। सबसे पहले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अपने अंदरूनी तवानाई को बढ़ाता है, और मैकेनिकल वर्क डन करता है अपने सराउंडिंग के साथ में। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर ये वाली मसावात में Q एंड W, मतलब Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और W क्या है, मैकेनिकल वर्क डन। इस मसावात में मतलब जो हम हीट देते हैं और जो एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है, ये जो है Q एंड W, ये पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता, और किसी किसी केस में जीरो भी होगा। ये पॉसिबल है। देखिए किसी भी सिस्टम को जो हम हीट देते हैं तो वो मे भी पॉसिबल पॉजिटिव हो और मे भी पॉसिबल निगेटिव हो, ठीक है। जो वर्क डन होता है, वर्क डन भी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, जीरो भी होता है। तो अभी अभी हमने देखा कि हम कुछ केसेस में जो है वो हीट देते हैं, मतलब हीट देते हैं जब सिस्टम को, तो उस वक्त पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम अपनी हीट किसी और ऑब्जेक्ट को देता है तो वहाँ पर हमारा सिस्टम का हीट निगेटिव होगा। और किसी किसी केसेस में ऐसा होगा कि सिस्टम को कोई भी हीट नहीं दी जाएगी, मतलब Q जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यही काम W का है। तो W पॉजिटिव भी वर्क होता है, निगेटिव भी वर्क होता है, और जीरो भी वर्क होता है। अगर Q एंड W शुड बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तो वी कैन राइट डेल्टा U इज आल्सो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ये बात आपको याद रखनी है। अगर Q एंड W पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होते हैं तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U भी जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है तो बिल्कुल वो निगेटिव भी हो सकती है, और अगर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, जीरो। इसी को हम अभी आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ डेल्टा U इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम इसमें केस फर्स्ट लेंगे पहले। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इफ Q मतलब हीट, इफ Q हीट एडेड टू ए सिस्टम इज मोर देन मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन W। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि इफ, अगर Q हीट एडेड टू अ सिस्टम इज मोर देन द मैकेनिकल वर्क डन, मतलब अगर किसी सिस्टम में जो हीट ऐड की जाए
वो मैकेनिकल वर्क डन से अगर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आई कैन राइट इट Q इज ग्रेटर देन W। मतलब अगर किसी भी सिस्टम में जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो मैकेनिकल वर्क डन से अगर ज़्यादा हो, तब क्या होगा, तब ये होगा बच्चों, किसी भी सिस्टम में जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो अगर मैकेनिकल वर्क डन से ज़्यादा है तो हम यह कह सकते हैं कि डेल्टा U इज आल्सो ग्रेटर देन 0। क्या होगा, डेल्टा U इज आल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर कौन सा ये जो है ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आया? मतलब अगर किसी भी सिस्टम को हम ज़्यादा हिट देते हैं मैकेनिकल वर्क डन से तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये जो है ये जो मूव हो रहा है इसका, ये कौन सा मूव हो रहा है, पॉजिटिव। जो हम लिखा ना डेल्टा इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है कि सिस्टम को इतनी हीट दो कि उसके मैकेनिकल वर्क डन से वो ज़्यादा हो जाए, तब जाके हम कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सॉरी, डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव होगा। ये तो हुआ एक केस। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या बोलता है, इफ वर्क डन W is more than the heat Q added to a system। क्या मीनिंग है समझिए, इफ वर्क डन W is more than the heat added Q is more than the heat Q is added to a system। मतलब अगर किसी सिस्टम में हम जो हीट ऐड कर रहे, हीट उससे जितनी हीट हम ऐड करें उससे ज़्यादा सिस्टम में अगर वर्क डन हो रहा, यानी हम यह कह सकते हैं कि W इज ग्रेटर देन Q। मतलब वर्क डन तो बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन हम बहुत कम अमाउंट ऑफ अगर हीट को अगर उसमें ऐड कर रहे हैं तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन 0। तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। किसमें लॉस होगा, इंटरनल एनर्जी में। अगर लॉस होगा तो ये कौन सा मूव हो रहा, तो आंसर ये माइनस वाला हो रहा, ठीक है। तो देखिए ये पॉजिटिव भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। तो पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, पॉजिटिव के लिए कंडीशन ये है कि वर्क डन से ज़्यादा हीट होना, तो हमारे पास में डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0, तब ये पॉजिटिव मूवमेंट होगा। अगर वर्क डन सिस्टम का ज़्यादा हो रहा है, एक्सटर्नल हीट बहुत कम ऐड हो रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन 0, ये कौन सा मूवमेंट होगा, नेगेटिव मूव होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला केस और समझ लीजिए, मैं यहाँ करवा देता हूँ केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, इफ W इक्वल टू Q, इफ W इज इक्वल टू Q या Q इक्वल टू W, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को जितनी हीट दी जा रही है, सिस्टम पूरे की पूरे हीट का इस्तेमाल काय के लिए कर रहा है, तो आंसर है पूरे की पूरी हीट का इस्तेमाल काय के लिए कर रहा है, मैकेनिकल वर्क डन के लिए। अगर ऐसा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होगा, 0, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है आपके पास में, 0, ओके। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तो ये है वो 3 केसेस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुनसिर है। पहला कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर Q एंड W पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकते हैं, तब डेल्टा इज आल्सो 0, आल्सो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है इफ Q इज ग्रेटर देन W, मतलब जिस चीज सिस्टम को हीट दी जा रही है वो वर्क डन से अगर जायद हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, 0 से जायद होता है, मतलब ये पॉजिटिव मूव हो रहा है। अगर W इज ग्रेटर देन Q, मतलब जितनी हम हीट दे रहे हैं उससे जायद मैकेनिकल वर्क डन हो रहा, तो डेल्टा इज लेस देन 0, मतलब कौन सा मूव हो रहा है, नेगेटिव मूव। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर W इज इक्वल टू Q तो आपके पास में क्या हो रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब जितनी हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं पूरी पूरी हीट का इस्तेमाल वर्क डन के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। मतलब अगर W एंड Q पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 है तो डेल्टा U भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन से ये याद रखनी है, ये पॉजिटिव कंडीशन है, ये नेगेटिव कंडीशन और ये 0 की कंडीशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, अभी नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक क्वेश्चन बन रहा है जो आपके टेक्स्ट बुक में साइड में है, कैन यू रिकॉल में, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक इन्वॉल्व इन कुकिंग फूड यूजिंग अ प्रेशर कुकर। मतलब हम हमारे घर में जो प्रेशर कुकर में किसी भी चीज़ को जब बनाते हैं तो वहाँ पर थर्मोडायनामिक का क्या इन्वॉल्व है, ये हमको डिस्कस करके बताना है अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है बच्चों, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है। ये आपके पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ठीक है। अब देखिए ये कुकिंग में कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा U इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। देखिए जब हम प्रेशर कुकर में किसी भी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, हम उसको उबालते हैं, जैसे आपके पास में राइस है, ठीक है, हम उसमें जब बनाते हैं तो वो आसानी से क्यों बन जाते हैं, मैं उसको आपको एक रीज़न बताता हूँ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर ही मुनसिर है। उसका रीज़न बच्चों ये है कि जब हम हमारे प्रेशर कुकर में किसी भी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से जो हमारा गैस का जो बर्नर रहता है उससे हम उसको हीट देते हैं, मतलब क्या देते हैं उसको Q, ठीक है।
जब हम हमारे सिस्टम को नीचे से हीट देते हैं, मतलब क्यों हीट देते हैं, तो वहां पर किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है, सिस्टम उसका इस्तेमाल दो तरीकों से करता है। सबसे पहले तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और दूसरा मैकेनिकल वर्क डन करता है। लेकिन प्रेशर कुकर वाले केसेस में बच्चों क्या होता है कि हम जो उसको हीट देते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर देते हैं। कहां पर देते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मतलब जो आपका जो कुकर रहता है, जो प्रेशर कुकर रहता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है। आप ये देखते हैं कि हम उसका ढक्कन लगा देते हैं, हम उसका ढक्कन लगाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, उसको ढक्कन हमने लगा लिया, मतलब वो अपने सराउंडिंग के साथ में वर्क डन नहीं कर सकता। वहां पर हमारे प्रेशर कुकर का जो हम ढक्कन लगाते हैं, वो ढक्कन लगाने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि बच्चों वो अपने एक्सटर्नल, अपने सराउंडिंग के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में एक्सटर्नल जो मैकेनिकल वर्क डन नहीं कर सकता। क्योंकि वर्क डन के लिए क्या जरूरी है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हम जैसे ही उसको खोलेंगे तो पूरी हम देखते हैं कि भाप बाहर चली जाती। तो हम जब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं, उसमें राइस को हमारे डाल देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम एक्सटर्नल वर्क डन जो हो जाता है उसको क्या कर देते हैं? हम जीरो कर देते हैं। जब हम एक्सटर्नल वर्क डन जीरो कर देते हैं बच्चों, तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा? Q इज क्या बन जाएगा? ये डेल्टा U। इसका क्या मीनिंग है? तो बच्चों इसका ये मीनिंग है कि सिस्टम को जितनी भी हीट दी जाती है उस पूरी की पूरी हीट का इस्तेमाल वो काय के लिए करता है? तो आंसर है अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और जैसे ही उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो उसमें रखे जो राइस है वो आसानी से गल जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा प्रेशर कुकर का जब हम ढक्कन लगाते हैं, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने का मतलब ये है कि हम उसके एक्सटर्नल वर्क डन को बंद कर दे रहे हैं, उसको एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर सेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो रहा है। अगर एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक Q इज डेल्टा U, मतलब सिस्टम को जितनी भी हीट दी जाती है उस पूरी की पूरी हीट का इस्तेमाल काय के लिए करता है? वो मैकेनिकल वर्क डन के लिए करता है, ठीक है। सॉरी, उस पूरी की पूरी जो एनर्जी का, जो हीट का इस्तेमाल है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए करता है, ठीक है। अभी अजान हो रहे, 5 मिनट रुक जाइए सिर्फ। अजान हो चुकी है। अभी देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ये तो हमने देख लिया कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा है वो टॉपिक है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों देखिए थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। मतलब किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसको बयान करने के लिए जिन हम ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को बच्चों कहा जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उस सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के बाद में अगर हम उसके स्टेट को, ठीक है, उसकी हालत को बताने के लिए जिन मेजरेबल, मतलब जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्वांटिटीज का या कैरेक्टरिस्टिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों कहा जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल कौन कौन से हैं? जैसे प्रेशर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम का, हम अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, अगर हम उसका प्रेशर, अगर हम बताना चाहें कि इस सिस्टम का प्रेशर कितना है, मतलब इस सिस्टम का प्रेशर कितना लग रहा है, तो वी कैन ऑब्जर्व इट, हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वी कैन मेजर इट, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपके पास में प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में इसकी सेकंड एग्जांपल है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मेजर होती है? तो हम किसी भी सिस्टम की वॉल्यूम LBH से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है, ठीक है। और थर्ड वाला है टेम्परेचर। जैसे हमने क्या किया, हमारे सिस्टम को एक हीट दी, ठीक है। हम जब सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम उस हीट का इस्तेमाल अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए करता है। हमने सिस्टम को क्यों हीट दी? हम चाहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो गई, हम उसको चेक करना चाहते हैं। तो वी कैन मेजर बाय यूजिंग थर्मामीटर। हम थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है, ठीक है। इसी के साथ साथ में उस सिस्टम का डेंसिटी, हम डेंसिटी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वी नो दैट M इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय V, ठीक है। इसकी मदद से हम रो इक्वल टू M बाय V की मदद से डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। हम किसी भी सिस्टम का मास मेजर कर सकते हैं। बहुत सिस्टम्स में ऐसा होता है बच्चों कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं उसकी वजह से उसकी मास में इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल है। कौन कौन से मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, जैसे प्रेशर, ठीक है, इसको भी मेजर कर सकते हैं हम। वॉल्यूम, इसको भी मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, ठीक है। डेंसिटी,
और मासेस और एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं लिखा हो। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी स्टेट को हम जो जिन पैरामीटर्स की मदद से बताते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से बताते हैं, जिन ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से बताते हैं, तो बच्चों उन्हीं वेरिएबल्स को कहा जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, एक्सेट्रा, दीज आर द थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। मतलब कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो हम उसके स्टेट को इन पैरामीटर्स की मदद से, इन वेरिएबल्स की मदद से बताते हैं। ये ऑब्जर्वेबल भी होते हैं, हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजरेबल भी, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वी यूज सम मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम अगर स्टेट में हो, ठीक है, तो उसको बयान करने के लिए जिन हम मेजरेबल, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, ऑब्जर्वेबल, जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। ओके, तो ये है आपके पास में थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। अब बच्चों याद रखिए कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल को हमने, या स्टेट वेरिएबल को हमने क्लासीफाई किया है दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो। सी वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं। बच्चों इंटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। साइज ऑफ द सिस्टम क्या है? ये ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते। द वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, ऐसे वेरिएबल, ऐसे मुतग़य्यर जो किसी भी सिस्टम के, किसी भी निज़ाम के साइज, मतलब उसकी बनावट पर मुनहसिर नहीं होते, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं बच्चों इंटेंसिव वेरिएबल। द वेरिएबल विच डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, ऐसे वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम के साइज पर मुनहसिर नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल। इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होंगी बच्चों? तो इसकी एग्जाम्पल होंगी जैसे प्रेशर, ठीक है, ये किसी भी सिस्टम के साइज से मुनहसिर नहीं होता। वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, ये जो एग्जांपल्स है ये सब इंटेंसिव वेरिएबल्स के हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम की साइज पर डिपेंड नहीं होते, यहाँ वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पर हमको डालना है डेंसिटी, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं होते, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन वेरिएबल्स को बच्चों हम कहते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। कौन से वेरिएबल? इंटेंसिव वेरिएबल। इसकी जो दूसरी टाइप है बच्चों वो है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? तो एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होते हैं विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। साइज ऑफ द सिस्टम, वो वेरिएबल्स बच्चों जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड होते हैं, उन वेरिएबल्स को कहा जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव, इसके नाम से पता चला, जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल, और जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं होते उन्हें कहा जाता है इंटेंसिव वेरिएबल। इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होंगी? तो इसकी दो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है मास, ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसे वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी, जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करते, उसे हम इंटेंसिव कहते हैं। प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर। और वो वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड करते हैं, जैसे मास और इंटरनल एनर्जी, तो ऐसे वेरिएबल्स को बच्चों हम कहते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो देखिए एक एक बार मैं इसका डेफिनेशन भी सुना देता हूँ आपको। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल which do not depend on the size of the system are known as intensive variable. Okay, ये वाली definition, example pressure, temperature and density. Second है extensive variable, the thermodynamic state variable which depend on the size of the system are known as extensive variable. जो किसी भी सिस्टम के साइज पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव वेरिएबल। उसकी एग्जांपल है मास एंड इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो ठीक है, ये आपके पास में थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल।
इसकी क्या डेफिनेशन है, किसी भी सिस्टम को अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसके स्टेट को बताने के लिए, उसकी हालत को बयान करने के लिए जिन मेजरेबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, तो उनको क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। या जनरल अगर हमको डेफिनेशन याद रखनी है तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को बयान करने के लिए जिन पैरामीटर्स का, जिन वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन क्वांटिटीज का हम इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटी भी बोलेंगे इनको फिजिकल क्वांटिटीज क्योंकि ये मेजरेबल है, तो जिन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज का हम इस्तेमाल करते हैं उनको थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। व्हेन अ सिस्टम इज सैटिस्फाई द कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली, तो then the system is called as the thermodynamic equilibrium। मतलब अगर कोई निज़ाम एक साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है एक साथ, साइमल्टेनियसली यहाँ पर वर्ड आया है, तो तब जाके हम उस सिस्टम को कहते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम किसमें, थर्मल या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके लिए आया है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद में थर्मल इक्विलिब्रियम, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। व्हेन अ सिस्टम, अगर कोई निज़ाम, व्हेन अ सिस्टम सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, साइमल्टेनियसली, then a system is in thermodynamic equilibrium। देखिए मैंने शॉर्टकट में लिखा हूँ, when a system satisfy the condition of mechanical equilibrium, chemical equilibrium and temperature equilibrium simultaneously, अगर एक साथ में, then a system is in a thermal या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर कोई भी सिस्टम इन तीनों के कंडीशंस को सेटिस्फाई अगर करता है एक साथ में, तब जाके वो सिस्टम किसमें होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों की कंडीशंस को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सबसे पहले इसकी कंडीशन ये है कि नो अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड विद इन अ सिस्टम। मतलब उस सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। कोई भी सिस्टम कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, वो उस वक्त मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है जब उस सिस्टम के साथ में उस सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स मौजूद ना हो। हम जानते हैं, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स में पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है, अगर कोई सिस्टम स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाइड ना होता है। तो कोई भी सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है व्हेन देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद इन द सिस्टम। मतलब अगर उस सिस्टम के अंदरूनी उस सिस्टम पर अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं करता, तो जाहिर सी बात, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं करेगा तो वो सिस्टम जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में मौजूद होगा। तो सबसे पहले किसी भी सिस्टम के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन यही है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए, वरना अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर अप्लाइड होता है तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। ये इसका पहली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो। सेकंड, नो अनबैलेंस फोर्स is applied between the system and its surrounding, the system and its surrounding। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जैसे ग्लास में अगर पानी रखा हुआ है तो वो जो पानी है वो एक सिस्टम है, और सराउंडिंग क्या है, वो ग्लास और उसके अतराफ का इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है। तो अगर किसी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, तब जाके वो सिस्टम किस में होता है बच्चों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। फिर से वही बात, अगर यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड होता तो क्या होता, अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड होता तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से निकल जाता, उसके अंदर अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता, अगर स्टेट ऑफ मोशन में होता तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है, देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है,
वही बात है। तीसरा बात है प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट, मतलब ये है कि प्रेशर इन द सिस्टम, तीसरा बात है कि प्रेशर इन द सिस्टम, प्रेशर इन द सिस्टम इज कांस्टेंट, प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम, कांस्टेंट या शुड बी सेम विद इन द सिस्टम, मतलब विद इन द सिस्टम। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका यह मतलब है कि द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम, द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम विद इन द सिस्टम, मतलब द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट, सॉरी यह कहना चाहिए द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट, थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम, यानी कि पूरे सिस्टम में द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में जो है बच्चों प्रेशर सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रेशर जो है पूरे सिस्टम में यकसा होना चाहिए, दबाव यकसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्से पर प्रेशर ज़्यादा है, कोई दूसरे हिस्से पर प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ग्लास का वाटर ले लीजिए, जैसे एक पानी का गिलास ले लीजिए, पानी के गिलास में आपने क्या किया कि एक गिलास में पानी को भरा, हमने ये देखा कि हमने अगर उसके एक साइड से प्रेशर ज़्यादा लगा तो हम ये देखेंगे उसमें का पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है, मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट से आ जाएगा स्टेट ऑफ मोशन में। और अगर उस ग्लास का प्रेशर अगर चारों साइड से अगर इक्वल होता है तो ग्लास बराबर स्टेशनरी हालत में स्टेट ऑफ रेस्ट में अपनी जगह पर मौजूद होता है। अगर प्रेशर को हम चेंज कर दे, हम एक साइड से उस पर प्रेशर लगा दे फोर्स अपॉन एरिया, तो जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ रेस्ट का स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा और पूरा का पूरा पानी बाहर गिर जाएगा। तो क्या है, प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तब जाके कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि नो अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड विद इन द सिस्टम, सिस्टम के साथ में सिस्टम में कोई भी, सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाइड होना चाहिए, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी जो है कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए, वरना इसके स्टेट को चेंज कर देता है। और प्रेशर इनसाइड द सिस्टम थ्रू आउट द सेम, पूरे सिस्टम में प्रेशर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तब जाके कोई भी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि वो सिस्टम अपने एज इट इज स्टेट में रहना चाहिए। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में होना, अगर स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ मोशन में ही उसने रहना चाहिए। तो इसको इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हेन देयर शुड be no chemical reaction going on within the system, मतलब क्या है इसका मतलब यह है when there should be no chemical reaction going within the system, मतलब कोई भी सिस्टम कब केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तो आंसर है जब उस सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन शुरू ना हो। अगर किसी भी सिस्टम में केमिकल रिएक्शन अगर शुरू होगा तो मे बी पॉसिबल अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो कोई भी सिस्टम उस वक्त थर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा जब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन शुरू ना हो, तब जाके सिस्टम जो होता है अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन शुरू रहता है तो कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। केमिकल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं है तो कोई भी सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। केमिकल कंपोजिशन जो है, केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम, केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम, क्या बोल रहा है ये, केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम थ्रू आउट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि पूरे सिस्टम थ्रू आउट द सिस्टम, आगे लिख लेते हैं हम थ्रू आउट द सिस्टम। इसका मतलब बच्चों यह है कि पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होना। ऐसा नहीं कि कुछ सिस्टम थोड़े से पार्ट के लिए केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है, थोड़े पार्ट के लिए केमिकल कंपोजिशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम होना चाहिए, तब जाके वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, जो तमाम चीज़ें जो है नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वक्त के साथ में तब्दील भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मतलब केमिकल रिएक्शन भी नहीं होना, और दूसरा केमिकल कंपोजिशन भी सेम होना, और ये तीसरी खास बात क्या है कि ये दोनों ही चीज़ें वक्त के साथ में तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर ये वक्त के साथ में तब्दील नहीं होती है तो तब भी कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, चौथे वाला पॉइंट ये है कि नो
ट्रांसफर ऑफ मैटर विदिन द सिस्टम, या नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम one part of the system to the another part. इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ. इसका मतलब यह है नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ, मतलब सिस्टम में से मैटर, मादा जो है वो सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए. अगर वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है. पहली कंडीशन क्या है, व्हेन देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा जब उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन मौजूद या केमिकल रिएक्शन शुरू ना हो. दूसरा क्या खास बात है, केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम में केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए और वो वक्त के साथ में तब्दील नहीं होना चाहिए. तीसरी खास बात यह है कि सिस्टम के दरमियान में जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तब जाके सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है. पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने देखा, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम हमने देखा. अब थर्ड वाला हम देखेंगे जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम. कोई भी सिस्टम कब थर्मल of the system is same throughout the system. मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि when temperature of the system is same throughout the system, मतलब पूरे सिस्टम में अगर कोई भी सिस्टम उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है जब पूरे निज़ाम का दर्जा हरारत यकसा हो. जब पूरे निज़ाम का दर्जा हरारत क्या हो, यकसा हो, उस वक्त वो सिस्टम किस में होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है. और दूसरा बात है यूनिफॉर्म टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम. और ये जो टेम्परेचर है, जो हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर ले रहे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज विद टाइम. मतलब ये जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पूरे तीनों भी इक्विलिब्रियम स्टेट में कि जैसा जो टाइम के साथ में यहाँ पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर अगर हम रख रहे हैं तो टाइम के साथ में यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है. और अगर कोई सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट को, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर तीनों को साइमल्टेनियसली एक साथ अगर इनकी कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तब जाके वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है. सबसे पहले हमने क्या देखा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसकी क्या क्या कंडीशंस थी. उसकी सबसे पहली कंडीशन ये थी कि विद इन द सिस्टम कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए. दूसरी क्या कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन ये थी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के साथ में कोई भी इनके दरमियान में अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन ये थी कि वक्त के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए और प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज सेम, मतलब पूरे सिस्टम का प्रेशर एक जैसा होना चाहिए, तब जाके वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है. फिर हम केमिकल इक्विलिब्रियम में गए. कोई भी सिस्टम कब केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू ना हो. दूसरा, केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम होना चाहिए. और तीसरी खास बात उसकी ये थी कि वक्त के साथ में तब्दील नहीं होना चाहिए, तब जाके वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है. फिर हमने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो आंसर है जब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो. अगर सिस्टम का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है. और ये जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर ये अगर वक्त के साथ में तब्दील नहीं होता तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद है. और अगर कोई सिस्टम साइमल्टेनियसली एक साथ अगर इन तीनों सिस्टम की कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करता है तब जाके उस सिस्टम किस में होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है.